नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजमिश और 9:30 बजे का वक्त होता है बिजनेस की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बिजनेस हेडलाइंस, जिसे हम कहते हैं टॉप लाइंस। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए की कई योजनाओं को दी मंजूरी। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। गांव में सड़कों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए गए। 25,000 सुदूर इलाकों तक पहुंचेगी सड़क सेवाएं। पीएम ई ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। हर मौसम के लिए तैयार, मिशन मौसम को भी मिली मंजूरी। पीएम मोदी आज दूसरे एविएशन सेक्टर में एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित। एविएशन सेक्टर में दिल्ली डिक्लेरेशन पर होगी सभी की निगाहें। और आज फिर से बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 अंकों की बढ़त के साथ 81,882 के पार। निफ्टी 123 अंक बढ़कर के 25,000 के पार। तो कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बाजारों की हलचल के साथ। आपको बताते हैं किस तरह से शेयर बाजार की शुरुआत हुई है। दरअसल अमेरिका में लगातार महंगाई दर में कमी आ रही है और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं। इसी वजह से अमेरिका के बाज़ारों में तेज़ी है और जो भारतीय शेयर बाज़ार हैं वो भी एशियाई शेयर बाज़ारों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए आज बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। गिफ्ट निफ्टी 91 अंक ऊपर और वजह सबसे बड़ी वही जो हमने बताया कि 43 महीनों के निम्नतम स्तर पर अमेरिका में जो महंगाई दर है, अब वहाँ पर रेट कट्स की उम्मीद बढ़ने लगी है और इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज फिर से उछाल देखा गया। 360 अंक ऊपर करीब सेंसेक्स खुला 81,882 के स्तर पर और निफ्टी 50 की ओपनिंग भी पॉजिटिव टेरिटरी के साथ हुई है और ये तेजी और भी गहराती जा रही है। 123 अंक ऊपर निफ्टी 50 की शुरुआत हुई। इस वक्त 25,000 से ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 25,050 के आसपास कारोबार कर रहा है। करीब 400 अंक ऊपर 81,083 का जो स्तर है, 837 का स्तर सेंसेक्स का। टाटा स्टील, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस और बीपीसीएल में सबसे ज़्यादा तेजी आज की शुरुआती कारोबार में देखी जा रही है। इस वक्त जहां पर गिरावट है उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, सनफार्मा और एशियन पेंट्स शामिल हैं, लेकिन ये गिरावट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। अगर इस वक्त देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी का माहौल स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है। आईटी और कैपिटल गुड्स में भी बढ़त दिख रही है। सेक्टर अभी तक ऐसा कोई दिख नहीं रहा है जिसमें गिरावट का मौसम दिखाई दे, यानी बाजारों में चौतरफा इस वक्त खुशहाली और खरीदारी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागरिक विमानन के बारे में आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों से दिल्ली डिक्लेरेशन, जो दिल्ली घोषणा पत्र है, उसको अपनाने का ऐलान करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राममोहन नायडू को एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने साल 2035 तक सालाना 3.5 अरब यात्रियों को समायोजित करने के लिए एशिया प्रशांत विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में जो रणनीतिक निवेश का आह्वान किया। भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक विमानन कार्यबल में जो महिलाओं की भागीदारी है उसको 25% तक लेकर के जाना है। ये बड़ा बयान कल आया। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा कर दी। अब देश भर में जो भी 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं उन सभी को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबके कल्याण की अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने चुनावी संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की है। अब देश भर में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70
इयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है। इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे, जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है। उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉप अप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। फैसले के मुताबिक 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र होंगे। इसमें आमदनी से कोई मतलब नहीं होगा। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। पारिवारिक आधार पर सालाना 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। इसके लिए एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। पहले से पात्र लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलेगा। परिवार में 70 वर्ष के ऊपर के सदस्य अतिरिक्त टॉप अप कवर के पात्र होंगे। CGHS, ECHS, CAPF के लाभार्थियों को विकल्प चुनना होगा। साथ ही निजी बीमा धारकों और ESIC सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की संस्तुति के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर पात्र परिवार इन लाभों के लिए पात्र हैं। PMJAY लाभार्थी को सेवा केंद्र अर्थात अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिनों तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिनों तक के खर्च जैसे निदान और दवाइयों को कवर किया जाता है। आम चुनाव से पहले इसका ऐलान बीजेपी ने किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल या इससे ज्यादा के बुजुर्गों के लिए इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि बीमारी का इलाज कैसे कराएंगे। यह चिंता मध्यम वर्गीय के लिए और भी ज्यादा गंभीर होती है और अब 70 साल से ज्यादा आयु के हर एक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाकर सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आयुष्मान भारत योजना के अलावा केंद्र सरकार ने आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम फैसलों का भी ऐलान किया है। इसमें PM ग्राम सड़क योजना, PM E-ड्राइव सहित कई जरूरी फैसले शामिल हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक बसेस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपए के कुल खर्च वाली 2 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में पहली योजना है 10,900 करोड़ रुपए के खर्च वाली PM E-ड्राइव योजना, जबकि दूसरी 3,435 करोड़ रुपए के बजट वाली PM E-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि PM E-ड्राइव योजना प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि PM E-ड्राइव योजना मार्च 2024 तक लागू हो रहे फेम कार्यक्रम की जगह लेगी। कैबिनेट ने 2 सालों के लिए प्रधानमंत्री E-ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा देश भर में हाइड्रो पावर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12,641 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। लगभग 31,350 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के लिए विद्युत मंत्रालय की संशोधित योजना 2024-25 से 2030 से 32 तक लागू की जाएगी। ये संशोधित योजना पन बिजली परियोजनाओं में तेजी से विकास में मदद करेगी। दूर दराज और पहाड़ी परियोजना के स्थानों में ये बुनियादी ढांचे में सुधार करेगी और अप्रत्यक्ष नौकरियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो
1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मंजूर किए गए। इसके जरिए 25,000 नई बसावटों तक नई सड़कें बनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले 2 सालों के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मिशन मौसम को भी मंजूरी दी है। ये मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में नागरिकों, देश के प्रत्येक उपयोगकर्ता सहित हितधारकों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा। नितिन सिंह हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं जो एक बड़ी खबर है कैबिनेट की, उस पर बात करने के लिए। नितिन, बहुत धन्यवाद। कितना बड़ा फैसला है ये यूनिवर्सलाइजेशन की दिशा में, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था? बहुत बड़ा फैसला है अगर सामाजिक के सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। और जो बुजुर्गों की बात करें कि बुजुर्ग हमेशा परेशान रहते थे कि कैसे उनका इलाज होगा, कौन उनका इलाज कराएगा। और हम जानते हैं कि घरों में भी ये देखने को मिलता था कि कौन बुजुर्ग का इलाज करवाएगा, बड़ी समस्या होती थी। तो उन समस्याओं का निदान सरकार ने किया है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी बुजुर्गों के इलाज की सरकार ने ले लिया है और 6 करोड़ बुजुर्ग इससे लाभान्वित होंगे। हम जानते हैं कि अभी जो आयुष्मान भारत के कार्ड के तहत अगर एक परिवार में 4 सदस्य मांगे लेते हैं, तो अगर वो 70 साल से कम उम्र के लोग उस पर हैं तो सिर्फ 5 लाख का इलाज मिलेगा सालाना। लेकिन अगर उसी परिवार में कोई 70 साल और उससे अधिक का सदस्य है तो अतिरिक्त 5 लाख का कवर मिलेगा बुजुर्ग के लिए। अगर 2 बुजुर्ग हैं तो उसी 5 लाख में उन दोनों बुजुर्गों का इलाज होगा। तो ये तो एक सरकार की जो पहल हुई। और जो मान लिया अगर कोई CGHS धारी है या फिर और भी कोई निजी स्वास्थ्य बीमा लिया हुआ है तो उनके ऊपर विकल्प है कि वो आयुष्मान भारत में जाए या फिर अपना निजी बीमा, स्वास्थ्य बीमा में कवर रखे। एक बड़ी बात हम जानते हैं अजय की जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है। हम जानते हैं कि GST भी 18% है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। तो ऐसे में बहुत से बुजुर्ग थे जो इसके तहत नहीं आ पाते थे और सरकार का जो ये फैसला है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था चुनाव के दौरान, इसको उन्होंने पूरा किया, संकल्प से सिद्धि की ओर ले गए। और इसका फायदा ये हुआ कि जिस तरीके से आयुष्मान भारत का नेटवर्क है पूरे देश में, अभी 29,000 अस्पताल है पैनल में, उन 29,000 अस्पतालों में वो इलाज करा पाएंगे। इसकी खास बात यह कि पोर्टेबिलिटी की सुविधा है, यानी कि अगर कोई बुजुर्ग किसी एक राज्य का है, मान लिया किसी काम से या किसी रिश्तेदार का है या दूसरे राज्य में गया, वहां बीमार पड़ जाते हैं, तो इस कार्ड के जरिए, आयुष्मान कार्ड के जरिए उसी राज्य में उनका इलाज हो सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है। साथ ही साथ अलग से कार्ड दिया जाएगा बुजुर्गों का। और सबसे बड़ा सवाल अभी ये उठ रहा है कि आखिर कैसे आगे इसको रोल आउट किया जाएगा। तो ये टोल फ्री नंबर है 14555 14555, इस पर डायल करके जानकारी बुजुर्ग ले सकते हैं कि कैसे उनका कार्ड बनेगा। आने वाले दिनों में हम जरूर इस पे स्टोरी करेंगे, बताएंगे दर्शकों को कि कैसे इस कार्ड को बनाया जाएगा। जहां तक प्रोसीजर की बात है, करीब सरकार ने 1900 से ज्यादा, करीब 2000 प्रोसीजर है जिसमें इलाज की जो गंभीर बीमारियां हैं, छोटे छोटे प्रोसीजर होते हैं, उनको इसमें शामिल किया है, शामिल किया है। उसमें बुजुर्गों को उसमें इलाज मिलेगा। एक बड़ा दायरा है और आने वाले दिनों में अस्पतालों की जो संख्या उसको भी बढ़ाई जाएगी। टायर 2 सिटी में, टायर 3 सिटी में टर्सरी केयर हो या फिर सेकेंडरी केयर हो, उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पहल है बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने नितेंद्र, और शायद एक बहुत बड़ा मॉडल भी है विकासशील देशों के लिए, जहां पर स्वास्थ्य के खर्च को लेकर के अभी बहुत बड़ी एक समस्या के तौर पर देखा जाता है और बीमा की सुविधाएं अभी भी जहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत एक बार फिर सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की।
फ्यूचरिस्टिक, एक्सेसिबल, सिंगल विंडो और ट्रांसफॉर्मेशनल, देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट अब फास्ट फॉरवर्ड होने जा रहा है। कल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बात की और बुधवार को भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और उद्यमियों की मदद से ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म भारतीय निर्यातकों और एमएसएमई और उद्यमियों को विदेशों में भारतीय मिशंस, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि इसके अस्तित्व में आने के बाद निर्यातकों को, खासतौर पर एमएसएमई और उद्यमियों को एक ही बटन के क्लिक पर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की सारी जानकारियां मिल पाएंगी। Delighted to see the baby taking birth after months of hard work collectively put in by the entire team, Commerce, TCS, DGFT, inputs from MSME, inputs from different ministries, brainstorming over long hours, getting the support of organizations like Exim Bank, hard work put in by TCS. When all of this culminates in a Trade Connect e-platform. अर्जुन उपाध्याय जो कि उप महानिदेशक हैं डीजीएफटी में, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मंत्रालय के साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन उपाध्याय जी इस खास प्रोग्राम में आपका। ये जो ई कनेक्ट है, ये कितनी बड़ी पहल है और इससे क्या कुछ बड़े फायदे अगर हम समझना चाहें आपसे आसान भाषा में जो निर्यातकों को होने जा रहे हैं? ये ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो है, हमने एक सामान्य निर्यातक को केंद्र बिंदु बना के हमने कंसेप्चुअलाइज किया है। इसमें जो भी फीचर्स और इंफॉर्मेशन सर्विसेज है वो एक एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए हमने किया है और साथ ही साथ जो भी एस्टैब्लिश्ड निर्यातक है उनको भी इससे काफ़ी फायदे होंगे। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें जो भारत देश ने कई देशों के साथ साइन किया है, हमेशा एक फीलिंग रहता है कि उसका पूरा उपयोग जो है इंडियन निर्यातक को, भारतीय निर्यातक को पहुंचना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो बेनिफिट्स है वो क्या है वो समझने में और जो प्रोडक्ट है एक निर्यातक का उसको समझने में ये पोर्टल मदद करेगा। एक प्रोडक्ट गाइड के ज़रिए जो भी प्रोडक्ट है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, उसका कितना निर्यात हो रहा है, कौन से देश है जो उसके बड़े कंज्यूमर्स है, कहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे भारतीय निर्यातक अपना सामान बेच सकते हैं, कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है दुनिया में जिसमें उनका सामान बिक सकता है, कौन से ट्रेड इवेंट्स है जिसमें वो पार्टिसिपेट करके अपना कनेक्शंस बढ़ा सकते हैं। ये सारे और भी सर्विसेज इस ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है और भी सर्विसेज ऐड किया जाएगा आगे चलते हुए। अर्जुन जी, आपने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री थी उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके आप लोगों ने कई सारे डेटा लेयर्स बनाए हैं जिससे बहुत लोगों को मदद मिलेगी, लेकिन क्या इसमें लोग इंटरैक्ट भी कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर पाएंगे? कुछ अगर सवाल हुई, कुछ अगर क्वेरीज हुई, तो क्या आप लोग भी, डीजीएफटी के लोग भी वहाँ पर रहेंगे कुछ मुश्किलों का समाधान करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसका खासियत जो है हम अकेले इस प्रोजेक्ट को नहीं कर रहे हैं। हमने एक कंसोर्शियम बिल्ड किया है जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, हमारे जो भी मिशंस है अलग अलग देशों में 100 ऑलमोस्ट 200 जो मिशंस है हमारे विदेश में, वो सब भी इसमें जुड़े हुए हैं। एक्सिम बैंक जुड़ा हुआ है, डीजीएफटी जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जुड़ा हुआ है और कुछ इंडस्ट्री के वॉलंटियर एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं जिनको एक सामान्य निर्यातक या फिर एक बिजनेसमैन जो निर्यात के बारे में सोच रहा है वो एक क्वेश्चन या फिर क्वेरी पूछ सकता है या फिर मदद मांग सकता है और उसका जवाब उनके पास आने का सुविधा भी इसमें हमने कर रखा है। इस सर्विस का नाम है आस्क एन एक्सपर्ट। तो जो भी एक्सपर्ट है वो निर्यातक का मदद करेगा इस प्लेटफॉर्म पर। जी अर्जुन जी, आगे जाते हुए आपने कहा कि इसका जो दूसरा संस्करण होगा उसमें और भी सुविधाएं होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बैंक्स के साथ भी आप लोगों की बातचीत चल रही है, क्या वो भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा लेंगे? क्या लोन मिलने में भी आसानी होगी निर्यातकों को आगे चल के?
ट्रेड फाइनेंस, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, ये सब भी हम आगे चल के इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। इसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि कौन से रूट से निर्यात के लिए अच्छे दाम पे उनको लोन मिल सकता है, कौन से लॉजिस्टिक्स पार्टनर है जिससे उनका मतलब पूरा कॉम्परेटिव एडवांटेज की सुविधा जो आप उनको दे पाएंगे, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू करें। तो ये सब भी इस प्लेटफॉर्म में आएगा। और आज के दुनिया में जो निर्यात का एक सबसे बड़ा समस्या जो है वो है नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसका मतलब है कि जो भी टैरिफ के अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप्ड कंट्रीज लगाते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स पे, जो हमेशा जस्टिफाइड नहीं रहता है, इसको डील करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म में एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और जो भी कमोडिटी बोर्ड्स और मिशंस है एकजुट इस पे काम करेंगे और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इसका मतलब तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी एक्सपोर्टर को, तो वो जाकर के फ्लैग कर सकता है उस प्रॉब्लम को, उसके बाद जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अर्जुन जी ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और इस पर हम रिपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की 49वीं वार्षिक आम बैठक में हिस्सा लेते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर काम कर रही है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सरकार में सुधार देश को प्रदर्शन करने और देशवासियों के जीवन को बदलने की मदद कर रही है। उन्होंने भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और दोनों देशों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए व्यापार में आसानी को बढ़ाने में भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। तो फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह आपको छोड़े जाते हैं कारोबार जगत की दूसरी बड़ी खबरों के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक साल में दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों की तुलना में सर्वाधिक 25% रिटर्न दिया है। वहीं दूसरे स्थान पर 22% के साथ अमेरिका का S&P 500 है। अमेरिका के डाउ जोन्स ने एक साल में 18% और नैस्डैक कंपोजिट ने 21% रिटर्न दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शेयर बिक्री ने निवेशकों की रिकॉर्ड तोड़ मांग का सामना किया और 6,560 करोड़ रुपए के आईपीओ की पेशकश के लिए संचयी बोली 3.2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गई। आईपीओ में करीब 90 लाख आवेदन मिले, जिसने टाटा टेक्नोलॉजीज के पिछले रिकॉर्ड 73.5 लाख आवेदनों को पीछे छोड़ दिया। अगस्त में म्यूचुअल फंडों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल मिलाकर 9,363 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात के कांडला पोर्ट पर एक मल्टीपर्पज बर्थ विकसित करेगा। कंपनी ने कहा है कि कांडला के दीनदयाल पोर्ट की बर्थ नंबर 13 को मल्टीपर्पज कार्गो हैंडल करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके वित्त वर्ष 2026-27 तक शुरू होने की उम्मीद है। टेक कंपनी एप्पल का भारत से आईफोन निर्यात चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-अगस्त की अवधि में बढ़कर $5 अरब हो गया है। इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक समीक्षा अवधि में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 50% की बढ़त देखने को मिली है। मौजूदा समय में भारत से हर महीने कम से कम $1 अरब के आईफोन का निर्यात हो रहा है। जर्मनी की कंपनी बायर ने किसानों की मदद के लिए भारत में एक वैश्विक पहल फॉरवर्ड फार्मिंग की शुरुआत की है। फॉरवर्ड फार्मिंग के तहत धान की खेतों में सीधी बुआई, फसल प्रणाली, खरपतवार प्रबंधन के नए उपाय, विशेष रूप से तैयार कृषि विज्ञान प्रणाली, पोषण और जल प्रबंधन, वर्मी कंपोस्ट, सिंचाई और ड्रोन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ईवी चार्ज करने वाली कंपनी थंडर प्लस ने भारतीय डाक सेवा के साथ मिलकर हैदराबाद में एनिकपुरी के एक डाकघर में चार्जिंग स्टेशन लगाया है। कंपनी का कहना है कि वो ज्यादातर डाकघरों और सार्वजनिक परिसरों में ईवी चार्जिंग के उपकरण लगाएगी। NCLAT के फैसले के खिलाफ अमेरिकी कंपनी LLC की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को सुनवाई करेगा। इसके बाद बायजूस के भविष्य पर फिर सवालिया निशान लग गया है। NCLAT ने वित्तीय संकट से घिरी एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और BCCI के साथ करीब 159 करोड़ रुपए के बकाये के निपटान को मंजूरी दी थी। नई iPhone 16 सीरीज देश में 20 सितंबर से उपलब्ध होगी। एप्पल iPhone 16 का निर्माण भारतीय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में किया जा रहा है। केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मेक इन इंडिया की पहल के तहत दुनिया के लिए आइकॉनिक उत्पाद भारत में बन रहे हैं।
गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने केंद्र और गुजरात सरकार के सहयोग से अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण पूरा कर लिया है। दोनों शहरों के बीच मेट्रो 16 सितंबर से चलेगी। मेट्रो फेज 2 की शुरुआत से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।